नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही
बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ठंड में गरीब माँ की भूख। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़की को सीने से लगाकर बैठी होती है, ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड न लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? सुधा के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे कलयुग के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या? कलयुग,
कलयुग, उठ जा बेटा, भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। सुधा अपने बेटे कलयुग को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखिए, पहले पर्ची बनवाइए, उसके बाद फीस भरिए, है ना? फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चों के बलबूते पर चलता है, ना कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर सुधा को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद सुधा अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे कलयुग के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही सुधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। सुधा को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा कलयुग होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जाओ मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगा कर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना? वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी सुधा रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? सुधा अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सुधा अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ, उठो ना माँ, देखो, ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। कुणाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सुधा की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में सुधा को होश भी आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। सुधा मेघा से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहां से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहां बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते। अब हमारे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है, आज हम यही रुकेंगे। सुधा उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद सुधा पूरी रात ठंड में उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुधा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ उठो माँ, कुणाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुधा के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और सुधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी सुधा के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर ये माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर आप न होते मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है माँ। सुधा हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर सरगम को बहुत खुशी मिलती है और सरगम सुधा से कहता है, अरे आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर भी उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा,
आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सरगम सुधा और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद सुधा सरगम और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले सरगम को परोस देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सुधा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाना खाओ। आप खाना खा लीजिए, जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे पेट भर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो, हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और सरगम के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन सुधा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद सुधा कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सभी को लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। सुधा अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही सरगम उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो सुधा से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं, एक में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। सरगम चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहां सुला देता है, जिसके बाद सुधा सरगम से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुधा, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था, मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था, और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते पर आज भी नहीं आएगी। सरगम सुधा के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से सुधा और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नए मोड़ से शुरू होती है और सुधा अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गंवार और पढ़ी लिखी बहू। रामगढ़ गांव में रहने वाली शोभा देवी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा पुनीत, जो पढ़ने के लिए परिवार से दूर दिल्ली शहर गया है। बड़े बेटे की शादी गांव की रहने वाली रूपा से की थी। सवेरे का सूरज चढ़ते ही आसमान में चिड़िया चहचहाती है। दूसरी ओर ओसारे में बैठी सास बहू पर चिल्लाती है, अरे ओ रूपा रानी, रसोई में जाकर जम गई है। चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी, जो इतना बखत लग रहा है। आई माँ जी। सास की उखड़ी आवाज सुनकर खौफ से भरी हुई बहू भागी भागी चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे चाय बनाने में तो क्षण भर लगता है, तो फिर आज इतनी लेट लतीफ कैसे हुई? वो माँ जी कल रात लकड़ियाँ भूल से आंगन में छूट गई थी, इसलिए ओस से गीली रह गई। वाहरी मेरी गवार बहू, काम चोरी तो तुझ में कूट कूट कर भरी है। बस दिलो दिमाग में तो सवार रहता है कि कब पलंग धर पकड़े। इस तरह सास बेचारी बहू को तीखे ताने देने के बाद जैसे ही चाय की एक घूंट पीती है तो नाक चढ़ाकर झझकती हुई कहती है, राम राम राम, अरे कितनी मीठी चाय बनाई है। मर जानी, महीने भर के चीनी का कोटा क्या 1 कप चाय में ही पूरी कर डाली है। नाश पीटी, क्या फायदा तेरे 5 पास होने का, जो तुझ गवार को इतना भी हिसाब किताब भी नहीं पता कि रोज कितनी चीनी डालती है। मगर माँ जी, मैंने तो नपे तुले हाथ से ही चीनी डाली थी। बंद कर ये झूठी सफाई पेश करना। नाश पीटी मर जानी, खड़ी क्या है, जाकर दूसरी चाय बना, और इस बार तेरा हाथ फिसला ना तो कमर तोड़कर रख दूंगी। रूपा के लिए ये रोज की बात थी, जब उसे सास के तीखे ताने सुनने के बाद भी मुंह पर ताला लगाए रहना पड़ता था। रूपा हमेशा इसी कोशिश में जुटी रहती थी कि सास को शिकायत का मौका ना दे, मगर सास का दिन तो बहू को सुनाए बगैर शुरू ही कहाँ होता था। समय बीतता गया और एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुनीत अपनी पढ़ी लिखी पत्नी प्राची के साथ खड़ा था। प्राची ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों पर चढ़ा चश्मा उसके फैशनेबल लुक को बता रहा था। अरे पुनीत, आ गया बेटा तू, मगर जरा ये तो बता, ये चश्मे बदूर कौन है? सास की बात सुनकर प्राची अपनी पढ़ाई का रुआब झाड़ने लगती है। हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली, ब्लडी बुढ़िया। अरे ओ फिरंगीन, ज्यादा पटर पटर अंग्रेजी मत झाड़ो, वरना शोभा का माथा सनका तो धोबी पछाड़ मारेगी। अरे मेरे नकारे औलाद, कौन है ये अंग्रेजी की औलाद? माँ, ये प्राची है, आपकी पढ़ी लिखी बहू। MBA की पढ़ाई की है इसने।
और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी है। अपने इंग्लिश से अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है ये। अपनी पढ़ी लिखी बहू का परिचय जानकर सास का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, जिसके साथ सास का सुर ताल ऐसे बदलता है मानो मुंह में शहद की गगरी घुल गई हो। मेरी प्यारी बहू, अपनी सास की कही सुनी को दिल से ना लगाना। वो तो बस मैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैंक कर रही थी। ओह गॉड, उसे फ्रैंक नहीं प्रैंक कहते हैं सासू माँ, गवार कहीं की। एनीवे, वेयर इज माई रूम? चलो प्राची, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलती हूँ। मैं रूपा हूँ, पुनीत के बड़े भैया की पत्नी। रूपा, कितना देहाती साउंड कर रहा है ये नाम। तुम गांव के गवार लोग आज भी 17वीं सेंचुरी के नाम रखे बैठे हो। ब्लडी बॉर्डरिम। अरे बहू, इस बॉर्डरिम को तो आदत है बेइज्जत होने की। तू जा, आराम कर। प्राची के शब्दों में सवार पढ़े लिखे होने का गुमान देखकर रूपा चुप हो जाती है। अगले दिन शोभा गांव पर घूमती हुई शहर से आई पढ़ी लिखी बहू का ढिंढोरा पीट देती है। समय बीतता है, फिर एक दिन सास अपनी पढ़ी लिखी बहू के साथ ओसारे में बैठी होती है। तभी रूपा हाथों में एक पेपर लिए वहां आती है। प्राची, पोस्टमैन आया था, ये डिब्बा देकर गया। अरे मेरी गवार भाभी, इसे इंग्लिश में पार्सल कहते हैं। लगता है स्कूल के पीछे पढ़ाई की है क्या? अरे प्राची बहू, अंग्रेजी में जरा कच्ची है रूपा रानी। 5वीं पास जो है, मगर जब से मेरी पढ़ी लिखी बहू के पांव इस घर में पड़े हैं, तेरी सास का सीना चौड़ा हो गया है, वरना तो मेरी इस गवार बॉडम बहू के बेड़क पने से पक चुकी थी। बेचारी बहू रूपा को अपने कम पढ़े लिखे होने के कारण गंवार शब्द सुनकर रुस्वा होना पड़ता है। समय बीतता गया, जहाँ रूपा सारा दिन सास से गंवार होने का ताना सहकर एक पांव पर नाचती रहती थी, वहीं पढ़ी लिखी बहू दिन रात पलंग पर पसरी रहती। दिन गुजरते गए, फिर एक दिन शोभा की सहेली विमला मिठाई की थाली लिए उनके घर आती है। शोभा, ओ शोभा रानी कहाँ है? अरे विमला, तू, क्या बात है? किस खुशी में मिठाई बांट रही है? मेरी बेटी रेवा का रिश्ता पक्का हो गया है, बस उसी खुशी में। ले रूपा बहू, तू भी मुंह मीठा कर ले। शुक्रिया विमला मौसी। अरे कहाँ है तेरी पढ़ी लिखी बहू? परदेश चली गई है क्या, जो नजर नहीं आ रही? अरे अपने कमरे में बैठी है, जा, तुझे भी हाय हेलो करना सिखा देगी। जैसे ही विमला कमरे में आती है तो पुनीत प्राची के पैर दबा रहा होता है। पुनीत प्लीज, जरा हल्के हाथों से पैर दबाओ, स्टूपिड कहीं के। ठीक है मेरी माँ। विमला मिठाई की थाली लिए बाहर आती है, तभी शोभा कहती है, अरे खिलाई मिठाई। अरे शोभा, पढ़ी लिखी बहू के रूप में तूने बड़ी पनौती को घर में पना दिया है। अरे अपने पति को छुरी की नोक के जैसे नचा रही है। अरे पैर दबवा रही है पति से मर जानी। ये बोलकर विमला चली जाती है और शोभा गुस्से में कमरे में आकर गरजती हुई कहती है, तौबा तौबा, अरे मर जानी, पति से पैर दबवाकर नर्क की भट्टी में जाएगी क्या? पति परमेश्वर होता है। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गवारों की तरह गरज रही हैं? और एक बात, अपनी गवारपंती की गाथा मेरे सामने मत गाइए। पुनीत मेरा पति है, मैं उसे पैर दबवाऊं या जो मन चाहे करवाऊं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई सास ताव में आकर जैसे ही हाथ उठाती है, प्राची शोभा का हाथ पकड़कर कहती है, आह! मुझ पर हाथ उठाने की गुस्ताखी भूल के भी मत करना। मैं आपकी गांव की बहू की तरह गवार नहीं जो मार खाऊंगी, वरना आपको पता भी नहीं है मेरी प्यारी सासू माँ कि प्राची अपने पढ़े लिखे का पैतरा आजमाकर कानून की इतनी धारा लगाएगी कि बचा खुचा बुढ़ापा जेल की चक्की पीसकर काटना पड़ेगा। पढ़ी लिखी बहू के हाथों बेइज्जत होकर सास का सीना छल्ली छल्ली हो जाता है और उसके स्वाभिमान को इस कदर ठेस लगती है कि उसकी आंखों के सामने अपनी गांव की बहू के साथ किए भद्दे बेरुखेपन की छवि उभर पड़ती है। कई दिन बीत जाते हैं, शोभा अपने कमरे में ही रहती है। तभी एक शाम रूपा अपनी सास के पास आती है। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो हैं? आप प्राची की बातों को दिल से मत लगाइए। उसे जितनी समझ थी उसने जाहिर कर दिया, मगर आपकी चुप्पी मुझे खाए जा रही है। आपके प्यार भरे ताने आजकल सुने बिन मुझे अधूरापन लगता है। ये सुनकर सास फूट फूट कर रोते हुए अपनी गलती को अंगीकार करने लगती है और बोलती है, किस मिट्टी की बनी है तू रूपा बहू? मैंने जो तेरे जीवन को ताने की भरमार से भर दिया, तेरे स्वाभिमान को हर दिन अपने बातों के बाण से छल्ली करती रही,
फिर भी तेरे चेहरे पर कोई शिकंज नहीं। माँ जी, सास बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। मुझे भी गवार सुनकर खुशी नहीं होती, मगर कभी कभी रिश्तों के लिए तानों का घूंट पीना ही पड़ता है। 4 अक्षर पढ़ लिख जाने से इंसान सिर्फ बोल चाल, पहनावा और सहूलियत सीखता है, मगर अपने अधूरे आचरण के कारण अक्सर पढ़े लिखे लोगों के आगे अनपढ़ इंसान का संस्कार ही उन्हें मौन करके मात दे जाता है। अपनी गंवार बहू की सूझबूझ भरी बात से सास को सबक मिल जाता है। कड़वा कथन है, मगर अक्सर पढ़ा लिखा इंसान भी परिपक्व नहीं होता। कभी कभी गंवार शख्स भी ज्ञान में उन्हें पीछे छोड़ जाता है। इसलिए अभिमान में आकर किसी इंसान को खुद से कम आंकने की भूल न करें। भिखारी ननद भाभी बनी करोड़पति। दौलतपुर गांव में चेताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा। चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? जाने प्रवीण कहाँ रह गए? मिताली अभी ऐसा कही रही थी, तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है। तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली? फोन पर कौन था? भाभी, भैया। इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। 2 दिन बाद, ये सब क्या हो गया भाभी? भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों? बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है। ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है। चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली,
भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी? मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी। काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है। ये देखकर दोनों ननद भाभी के आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को। भैया, आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है। और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो, उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं।